Hello, welcome back friends in my channel. Today we will learn about the plant biotechnology. तो plant biotechnology की का जो और एक टाइप्स है, टाइप बोले तो उसी को ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलते हैं, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को एज इक्वली प्लांट टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है. लेकिन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग. यानी इट इज द टेक्नोलॉजी, इट इज द plant biotechnology is the total steps or total techniques involved to prop improvement through the plant tissue culture and utilization of genetic engineering. यानी दोनों को मिला के जो बनता है that is the plant biotechnology. यानी plant tissue culture plus स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों का मिला के जो बनेगा दैट इज द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. बट उसी का ही अपन इन थोड़ा प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट इंप्रूवमेंट में, प्लांट डेवलपमेंट में, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, वो हम आज देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज क्या होता है. तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया. प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसका स्टडी है, इट इज द स्टडी ऑफ study of plant tissue culture plus genetic engineering. और इसका यूटिलाइजेशन किस लिए होगा, फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट या फिर जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए, जेनेटिक मेकअप के लिए. तो क्रॉप इंप्रूवमेंट थ्रू द जेनेटिक मेकअप के इंप्रूवमेंट से ही हम करते हैं, क्योंकि हमको हेरिटेबल क्रॉप इंप्रूवमेंट चाहिए होता है. तो इसका दोनों मिला के जो स्टडी होगा दैट इज द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. तो इसमें से हम आप ओवरव्यू देखेंगे इसके ऊपर, प्लांट टिश्यू कल्चर का ओवरव्यू हम आज देखेंगे. ओके, ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर का उसका इंफॉर्मेशन देखेंगे. तो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर. तो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या होगा, इट इज द टेक्निक्स, इट इज द गैदर ऑफ टेक्निक, और इट इज द all techniques involved in the regeneration of explant or any living cell on the suitable culture medium in the under aseptic condition. तो क्या करना है हमको, प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या करना है, प्लांट टिश्यू कल्चर. Plant tissue culture, it is meant by, it is the techniques, the group of techniques. ये क्या, बहुत सारे टेक्निक्स है इसमें. the group of techniques in which, जिसमें क्या करते हैं, living plant tissues are regenerated. एक बार तो जनरेट हो चुके हैं लेकिन हम रीजनरेटेड हैं, आर रीजनरेटेड. किसमें रीजनरेट करेंगे, इनटू, किसमें करेंगे, होल प्लांटलेट. उससे टिश्यू से क्या करेंगे, हम पूरा प्लांट बनाएंगे, इनटू होल प्लांटलेट्स. कैसे कंडीशन, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन अंडर दी असेप्टिक कंडीशन चाहिए, असेप्टिक कंडीशन चाहिए. असेप्टिक यानी जो भी प्लांटलेट बने वो वीगर हो, गुड हो, हेल्दी हो, इसलिए हमको असेप्टिक यानी उसमें कोई सा भी वायरस या पैथोजन का इन्फेक्ट नहीं चाहिए. और असेप्टिक कंडीशन में, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इन दी सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में हम क्या करेंगे, टिश्यूज को
कल्चर करेंगे, टिश्यूज को ग्रो करेंगे, उससे पूरा प्लांटलेट बनाएंगे। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक it requires to aseptic condition means the aseptic condition means free from any type of virus, any type of pathogen. Also should have to maintain the nutrition medium, एक न्यूट्रिएंट चाहिए जो कि क्रॉप प्लांट डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट हम कैसे करेंगे, आर्टिफिशियली उसको प्रोवाइड करेंगे उस टिश्यू को। और क्या करेंगे, इट विल बी जनरेट द होल प्लांटलेट, होल प्लांटलेट क्या होगा, जनरेट होगा। ओके, तो इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज किस लिए, हम तो सीड से करते हैं ना, सीड से तो हमारा जारी है ना, हमें फिर और क्यों जरूरत पड़ी प्लांट टिश्यू कल्चर की, सीड से भी तो पूरा प्लांटलेट बन रहा था ना भाई। हाँ, हमें जरूरत पड़ी, किस लिए पड़ी, एक तो हमें माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए, माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए पता है क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज द रीजनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ क्लोनल प्रोजेनी इन द लार्ज अमाउंट फ्रॉम द वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप। तो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप है जिसमें हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स यूज करते हैं, किस लिए, न्यू प्लांट डेवलपमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, शुगर केन में हम क्या करते हैं, उसके जो भी बर्ड्स होते हैं, उसका जो स्टेम पार्ट्स होता है वो यूटिलाइज करते हैं रीजनरेशन के लिए। लेकिन हमें अगर मास प्रोडक्शन चाहिए तो हम एक शुगर केन से हार्डली एक या दो ही बर्ड पार्ट निकलेंगे ना। लेकिन हमें तो एक ही अपने पास पेड़ है और एक ही पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत एकदम मस्त है, उसी पेड़ में से हमको, यानी एक ही शुगर केन का अपने पास स्टिक है, उसी में से हमको बहुत सारे प्लांटलेट उसी के जैसे चाहिए, है ना। तो फिर कैसे करेंगे, दैट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन। यानी क्या करेंगे, हम सेल कल्चर से, उसके सेल से, उसके टिश्यू से, सेल तो बहुत सारी होंगी एक प्लांट के पास, उसके टिश्यू से, बर्ड टिश्यू ले लो, लिप के टिश्यू ले लो, शूट के टिश्यू ले लो, जो भी है उससे हम एक ही लीव से कितने सारे प्लांटलेट बना सकते हैं। एक ही सेल तो कितने सारे होंगे, यानी एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लोजेनी बना सकते हैं, दैट इज द माइक्रो प्रोपोगेशन। इसलिए हमको जरूरत पड़ी, क्योंकि वेजिटेटिव क्रॉप तो ऐसे थे कि एक अगर हम कटिंग लेते हैं तो एक प्लांट से ज्यादा से 5, 6, 7, 8 कटिंग ले सकते हैं। और हम अगर सीड प्रोपोगेटिंग क्रॉप देखें तो एक सपोज राइस का प्लांट ले लो तो एक राइस का प्लांट ऑलमोस्ट 1000 तो सीड दे ही जाता है भाई। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए जाते हैं। जो माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इट इज नीड टू टिश्यू कल्चर, क्योंकि हमें टिश्यू क्या करना है, एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो करना है। और हम बनाना में, स्ट्रॉबेरीज में, सिट्रस में, शुगर केन में हम ये माइक्रो प्रोपोगेशन यूज करते हैं। और किस लिए चाहिए था भाई, और हमें टिश्यू कल्चर की जरूरत पड़ी, किस लिए पड़ी, और हमें अगर डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन करना है, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता है, मैं अगर अलग से वीडियो लेंगी। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन मींस द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज और फ्रॉम दी टू डिफरेंट जेनेरा और सेम जेनेरा से या फिर डिफरेंट जेनेरा से दो डिफरेंट स्पीसीज में हम अगर क्रॉस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन या फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं या फिर वाइड हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि जो हम दो पेरेंट ले रहे हैं क्रॉसिंग के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो एक पेरेंट होगा एक स्पीसीज का, दूसरा पेरेंट होगा दूसरे स्पीसीज का। एक ले लिया भाई ओनियन का और दूसरा ले लिया फॉर एग्जांपल पोटैटो का, हमने क्रॉस कर दिया, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमें किसी का भी दो अलग अलग स्पीसीज, वो सेम जेनेरा के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट जेनेरा के भी हो सकते हैं। तो हम दो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पे कहाँ पे हमको टिश्यू कल्चर की जरूरत पड़ी, तो कहाँ पे पड़ी, वी नीड द टिश्यू कल्चर द डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो
प्रोजेनी बनाएंगे, एक तो स्टेराइल होती है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम जो P1 और P2 लेते हैं, P1 और P2 कैसे हैं, अलग अलग स्पीसीज के, ये भी दूसरे क्रॉप हो गए, ये भी दूसरा वाला हो गया। लेकिन इसका जो F1 होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेराइल होता है, ये आगे जाके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, आगे जाके सीड नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? एक तो होता है कि वो क्रॉस ही नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम जाते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए, क्योंकि भाई ये दोनों में कुछ कोई भी समानता नहीं। इसका फ्लावर स्ट्रक्चर अलग है, ये पोलन कौन से भी टाइम में डेवलप करता है, इसका स्टिग्मा कौन से भी टाइम में यानी कैप्चर करेगा पोलन को, यानी उसको क्या बोलते हैं कि इसका जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा की क्रॉसिंग करने की एबिलिटी होगी, जो अलग टाइम पे वो पोलन ग्रेन को क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। या फिर क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, या फिर स्टेरिलिटी हो जाएगी, या फिर इनवायबिलिटी हो जाएगी, या फिर या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। और क्रॉस इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण, क्रॉसिंग इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये दोनों पेरेंट्स तो हमको चाहिए था, दोनों के कैरेक्टर एक इसमें हो, लेकिन ये दोनों पेरेंट क्या कर सकते, क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। ये दे रहा है, ये इसके पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वे हमने लगाया मई में, इसके प्रोड्यूस सब हमने जून में प्लांट लगाया, इसके पोलन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका स्टिग्मा अपना रिसेप्टेबल हो रहा है, अगस्त में इसके पोलन प्रोड्यूस हो रहा है, दिसंबर में। तो फिर कैसे क्रॉसिंग करेंगे, इसका पोलन इसमें कैसे आएगा, इसका फ्लावर स्ट्रक्चर अलग है, इसका फ्लावर स्ट्रक्चर अलग है। अगर ये चले भी जाता है, उसका स्टिग्मा इसको अलाउ ही नहीं कर पाता है, तो इसकी क्रॉसिंग कैसे करेंगे, तो क्यों कर सकते हैं। तो फिर हमने भी निकाली कौन सा, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी हमने निकाला भी प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, या फिर सेल कल्चर, सेल कल्चर, या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, जिससे क्या होता है, दोनों के प्रोटोप्लास्ट निकालेंगे, इसका सेल निकालेंगे, इसका सेल निकालेंगे, और सेल वाल के बिना जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल वॉल के बिना जो भी सेल होगा, यानी सेल में सब कुछ ऐसे के वैसा होगा, प्लांट सेल में प्रोटोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, एवरीथिंग होगा, बस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, सेल वॉल नहीं होगा। और फिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इजीली फ्यूज कर सकते, सेल वॉल ही तो बैरियर है भाई कि दोनों को फ्यूज नहीं कर पाता है, दोनों सेल को अलग अलग डिफरेंशिएट रखता है, दोनों सेल की जो बाउंड्री बनाता है वो क्या है, सेल वॉल है। तो हम सेल वॉल निकाल लेते हैं, जिस वजह से दोनों पेरेंट्स के क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट भाई फ्यूज हो जाएंगे और अपना F1 बना देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और फिर हमें काम पड़ा, ठीक है भाई, डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन में बहुत सारे काम पड़े। हाँ, इसने क्या कर लिया, क्रॉसिंग कर लिया, ये P1 P2 हाँ एक साथ उन्होंने पोलन ग्रेन बना लिए, एक साथ उसका सिग्मा भी रिसेप्टेबल हो गया है, पोलन ग्रेन भी उसने बना लिए हैं। अभी क्या हो गया, पोलन ट्यूब बना के ओवल में चला गया, लेकिन क्या हो गया, एंथर्स भाई वो पोलन ग्रेन क्या जर्मिनेट ही नहीं हो पाया, जर्मिनेट ही नहीं हो पाया, या फिर हमें एम्ब्रियो आगे जाके प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, उसमें कुछ तो भी हार्मोनल डिसहार्मोनी हो गई, कुछ तो भी हो गया। तो हमने क्या किया, ओवरीकल्चर, यानी टू अवॉइड द क्या बोलेंगे, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, या फिर हाइब्रिड अबॉर्शन और एम्ब्रियो अबॉर्शन, और उसी को बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलते हैं, एम्ब्रियो टुवर्ड द एम्ब्रियो अबॉर्शन, एम्ब्रियो अबॉर्शन, एम्ब्रियो को अबॉर्शन होते हुए हमने बचा लिया, किसमें, इन द वाइड हाइब्रिडाइजेशन। वाइड हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या किया, एम्ब्रियो जो अबॉर्ट होने वाला था, जो मर जाने वाला था, उसको बचा लिया, किसके थ्रू, थ्रू द एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर। ओके, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू हमने बचा
लिया। ओके, और एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू हम इनब्रीड लाइन भी डेवलप कर सकते हैं। टू डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइंस, इनब्रीड लाइंस डेवलप करने के लिए भी हम टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं। इनब्रीड लाइन किस लिए यूज होती है? इनब्रीड लाइन यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में। जो सिंपली हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिड्स वैरायटी बनाते हैं कौन से भी क्रॉप की, तो उसमें जो भी पेरेंट चाहिए होते हैं वो इनब्रीड चाहिए होते हैं, इनब्रीड लाइन चाहिए होती है। इनब्रीड लाइन यानी अगर हम उस वही लाइंस अगर सेल पॉलिनेटेड क्रॉप्स में है तो उसी को हम प्योर लाइन बोलते हैं, और वही अगर क्रॉस पॉलिनेटेड में है तो इनब्रीड लाइंस बोलते हैं। तो क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइंस, वी कैन यूज द एंथर कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर ऑल्सो। अगर इस एम्ब्रियो कल्चर या फिर ओहुल कल्चर अनफर्टिलाइज ओहुल कल्चर वी कैन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन। इनब्रीड लाइन कहाँ यूज होती है? हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में, क्योंकि हमको जो पेरेंट चाहिए होते हैं वो प्योर चाहिए होते हैं। और वही हम अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग में अगर इनब्रीड लाइन डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं तो हमें 6 to 7 years लग जाते हैं कन्वेंशनल में। और हम अगर वही काम अगर कौन से कल्चर से करें? एंथर और पोलन कल्चर से करें, या फिर अनफर्टिलाइज कौन सा? ओहुल कल्चर से हम इनब्रीड लाइन डेवलप कर सकते हैं 2 साल में 1 साल में भी क्या करेंगे? एम्ब्रियो को निकालेंगे, टिश्यू कल्चर में ग्रो करेंगे, उसको कोल्चिसिन की ट्रीटमेंट देंगे, डबलाइजेशन कर देंगे। भाई 1 साल में होगी, 6-7 साल क्यों चाहिए हमें? 1 साल में काम हो गया और दूसरे साल में हमारा हाइब्रिड वैरायटी बन जाएगा। और इसके लिए हमको हाइब्रिड जो बनाते हैं उसमें इनब्रीड लाइन ही सबसे ज्यादा टाइमिंग लेता है। बाकी हाइब्रिड बनाने में तो 1 साल में बन जाते हैं भाई हाइब्रिड। तो क्योंकि हाइब्रिड तो F1 जनरेशन होता है, बस हमको F1 जनरेशन ही चाहिए होता है। तो इनब्रीड लाइन के लिए हम टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हैं। हम किस लिए यूज कर सकते हैं भाई? और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, हम अगर जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को बनाना है, ओके, कौन सा? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटलेट। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी क्या करते हैं? हम जीन ट्रांसफर करते हैं। किस में करेंगे? जीन ट्रांसफर भाई क्रॉप में करते हैं, सेल में करते हैं। सेल में होता है जीन ट्रांसफर, तो सेल में कैसे होता है? हमें हमारी अलग अलग मेथड से 4 मेथड से भी जीन ट्रांसफॉर्मेशन की प्लाज्मिड मेथड है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, जीन गन मेथड है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड है। जिससे क्या होता है? हम अगर प्लांट टिश्यूज में अपना जीन जो भी फॉरेन जीन है, बाहर का जीन है, बाहर का डीएनए है, वो हम ट्रांसफर करते हैं। एक ये प्लांट है, सपोज ये ल्यूज है, ल्यूज में हम प्लाज्मिड मेथड से, डायरेक्ट डीएनए इनटेक मेथड से, या फिर कौन से मेथड से? पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड से, या फिर जीन गन मेथड से हम अगर इसमें जीन ट्रांसफर करते हैं तो इसके कुछ ही सेल्स में वो कुछ ही सेल्स में वो जीन ट्रांसफर होता है। पूरे लीव्स में जीन ट्रांसफर नहीं होता, पूरे लीफ में जीन ट्रांसफर नहीं होता है भाई, एक सेल में जीन ट्रांसफर होता है। तो हमें वो सेल्स आइडेंटिफाई करनी होती है, और वो सेल से हमें क्या करना होता है? प्लांट बनाना होता है। तो सेल से प्लांट बनाने का काम तो भाई कन्वेंशनली नहीं होगा। सेल्स कहाँ से फिर निकालोगे, कहाँ से देखोगे? तो इसके लिए हमें चाहिए सेल कल्चर यानी सस्पेंशन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। सस्पेंशन कल्चर से
प्रोटोप्लास्ट कल्चर से वी कैन डेवलप द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटलेट। पूरा का यानी सेल में वो जीन ट्रांसफर हुआ था और सेल के एक हिस्से से हमने क्या किया, पूरा प्लांटलेट बना लिया, एक ही सेल से जनरेट किया पूरा प्लांटलेट। तो फिर हमें क्या चाहिए, प्लांट टिश्यू कल्चर चाहिए। इसीलिए प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट होती है, जो भी हम जीन ट्रांसफर करेंगे तो वो सेल कल्चर से ही हम क्या करेंगे, उसको पूरे प्लांटलेट में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, सेल कल्चर। सेल कल्चर, सॉरी वो आपको समझ लो, अभी लिखा हुआ बता रही हूँ इसे। तो क्या है करना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटलेट अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, वो सेल से पूरा प्लांटलेट बनाएंगे। तो सेल कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ये कल्चर्स हम यूज करेंगे जब भी हमें को जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांटलेट बनाना है। तो भाई इतने सारे यूज है और बहुत सारे यूज है। हमें वायरस फ्री प्लांटलेट बना, अगर हमें वी कैन डेवलप द virus free plantlet from the virus attacked plantlet, virus free plantlet, वायरस फ्री प्लांटलेट भी बना सकते हैं। कौन से कल्चर से, मेरिस्टेम कल्चर से। ओके, मेरिस्टेम कल्चर से वायरस फ्री प्लांटलेट बना सकते हैं। मेरिस्टेम यानी टिप पार्ट हम एज अ एक्सप्लांट करके लेंगे। एक्सप्लांट यानी जो भी प्लांटलेट हम रीजनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं कल्चर मीडिया पे, उसको एक्सप्लांट बोलते हैं। तो हम टिप पार्ट लेंगे, रूट टिप हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, ऑक्सिलरी टिप्स हो सकते हैं, वो कल्चर करेंगे हम कल्चर मीडिया पे और वायरस फ्री प्लांटलेट बनाएंगे। और जो हम स्टोर करते हैं जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। हमने अगर टिश्यू कल्चर, जो भी प्लांटलेट है जो सीड प्रोपोगेटेड नहीं है, सीड उसमें डेवलप नहीं होती, वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, उसका मेरिस्टेम्स कल्चर्स हम क्या करते हैं 196 डिग्री सेल्सियस में, -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं बहुत सालों के लिए। या फिर हमें एक्सचेंज करना है, फॉर एक्सचेंज दी जर्म प्लाज्म और प्लांट, और एक्सचेंज दी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, हमें एक्सचेंज करना है तो हम इसी वर्जन में यानी मेरिस्टेम वर्जन में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्योंकि बाकी वर्जन में तो वायरस आने का खतरा होता है, पैथोजन आने का खतरा होता है। अगर पूरा प्लांटलेट हमने ला लिया, वही अगर हमने मेरिस्टेम कल्चर ला लिया तो हम श्योर रहेंगे इट इज द फ्री फ्रॉम द एनी वायरस इन्फेक्शन, वायरस से इन्फेक्शन से ये फ्री फ्रॉम है, ये हम श्योर रहेंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस है। तो हम तो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी हो गया, इट इज द ग्रुप ऑफ टेक्निक ऑफ द लिविंग प्लांट टिश्यू कल्चर ऑन द सुटेबल कल्चर मीडियम इन अंडर द असेप्टिक कंडीशन, ओके, एंड रिजनरेट द होल प्लांटलेट। ओके, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट, हमें क्या क्या चाहिए भाई, रिक्वायरमेंट हमको क्या क्या चाहिए, तो जैसे डेफिनेशन बताई है वैसे ही हमको रिक्वायरमेंट भी चाहिए। हमें पहला रिक्वायरमेंट चाहिए क्या, एक्सप्लांट, हमें चाहिए एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी द प्लांटलेट, एनी प्लांट टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू which is used for the regeneration of the whole plantlet, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए असेप्टिक कंडीशन, भाई हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया,
हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, सुटेबल और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेम्परेचर सुटेबल ओके। प्लांट चाहिए, प्लांट टिश्यू चाहिए, जो भी कैसे हो, फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन एनी डिसीजेस, पूरे फ्री फ्रॉम चाहिए, अच्छे अच्छे वाले, क्योंकि रीजनरेशन जैसे जैसा बीज वैसा प्लांट। तो बीज हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यानी हम बीज एक्चुअली किसको बोलते हैं, एनी प्लांट पार्ट यूज फॉर द रिप्रोडक्शन इनटू द न्यू प्लांटलेट दैट इज कॉल्ड एज द सीड। तो सीड हम कन्वेंशनल में बोलेंगे, सीड को ही प्लांट टिश्यू कल्चर के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट बोलेंगे। एनी प्लांट पार्ट यूज फॉर द रीजनरेशन ऑफ होल प्लांटलेट अंडर द aseptic condition on the suitable nutrition media that is called as the explant। ओके, एक्सप्लांट की डेफिनेशन कभी भूलना नहीं है। इसमें एक है टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी यानी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल टू रीजनरेट द होल प्लांटलेट अंडर द सेप्टिक कंडीशन और सुटेबल न्यूट्रिशन मीडिया। तो एक प्लांट सेल की कैपेसिटी कितनी है कि जो पूरा प्लांटलेट बना सके। एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ह्यूमन के सेल्स होते हैं वो सेल्स में टोटिपोटेंसी नहीं होती है, लेकिन जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है कि प्लांट के सेल में टोटिपोटेंसी होती है, तभी जाके ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो स्पेशली प्लांट्स के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि जो भी प्लांट के सेल है ये मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल होते हैं। ह्यूमन और एनिमल के कुछ ही सेल होते हैं जो टोटिपोटेंट होते हैं, सभी सेल टोटिपोटेंट नहीं होते हैं। हम ये नाखून के सेल से पूरा ह्यूमन नहीं बना सकते, हम लिव्स के सेल से पूरा प्लांट बना सकते हैं भाई, दैट इज कॉल्ड एज द टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी यानी वही होता है। ओके, तो एक्सप्लांट चाहिए भाई, हाँ वो भी कैसे चाहिए, हैव द टोटिपोटेंट पोटेंशियल टू रीजनरेट द होल प्लांटलेट। इतना सिंपल है, कुछ नहीं लिखना है। बाकी क्या है, असेप्टिक कंडीशन। फिर कंडीशन कैसे चाहिए, असेप्टिक चाहिए, फ्री फ्रॉम डिसीज चाहिए, फ्री फ्रॉम पेस्ट चाहिए, क्योंकि फ्री फ्रॉम हमें अच्छे हेल्दी प्लांटलेट बनाने हैं, हमें कुछ पैथोजन या वायरसेस का रीजनरेशन नहीं करना है, हमें उनका रीजनरेशन नहीं, हमें हेल्दी प्लांट का रीजनरेशन करना है। इसी वजह से हमें सिर्फ हेल्दी वाला प्लांट ले, उसमें वो एकदम से फ्री फ्रॉम हो जाए, यानी जो कंडीशन होगी वो पूरी फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन और एनी इन्फेक्शन से फ्री होगी। जो हम अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, और जो लैमिनर एयर फ्लो होता है उसी में ये जो भी ट्रांसफर का काम होता है, जो भी टिश्यू कल्चर का जो भी वर्क होता है, एक्सप्लांट ट्रांसपोर्ट करना, सब कल्चरिंग करना, उसको ट्रांसफर करना, कैलस कल्चर करना, सब कुछ काम हम लैमिनर एयर फ्लो में करते हैं, जो कि हमने असेप्टिक बना लिया है। किससे, यूवी रेस से। हमने असेप्टिक यानी यूवी रेस से क्या होता है, वहाँ के सब आसपास से जो भी जीव जंतु होंगे वो सब मर जाते हैं, और वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, हम भी जो भी खुद हम अगर ह्यूमन कर रहे हैं वो एक्टिविटी, तो हम भी पूरा यानी पूरा असेप्टिक वेयर्स करते हैं, जो भी टेस्ट ट्यूब होते हैं वो भी पूरा स्टरलाइज करके यूज करते हैं, जो भी ब्लेड्स है, जो भी नीडल्स है, जो भी लगता है रिक्वायरमेंट वो सब स्टरलाइज किया हुआ रहता है, और उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। जो भी कॉटन प्लग्स है उसको भी हम स्टरलाइज करते हैं और उसके बाद हम यूज करते हैं, ताकि इतना सा भी चांस नहीं हो, क्योंकि इसमें ये कि बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारा वेस्ट हो जाता है असेप्टिक कंडीशन की वजह से, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है पैथोजन का, क्योंकि वो पैथोजन है वो दिखते नहीं है। हमें बस अवेयर रहना है कि शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीजेस, एनी टाइप ऑफ पेस्ट। ओके, देन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम भाई मुराशिक एंड स्कूग किसने दिया था, एंड स्कूग। थोड़ा
ये आप स्पेलिंग देख लेना बराबर है कि नहीं। तो 1962 में, और गार्बर्ग 1968 में। न्यूट्रिशन एमएस मीडिया जो बोलते हैं, एमएस मीडिया जो मुराशी एस कुग ने दिया था 1962 में, और वो मीडिया का इन्वेंशन होने के बाद ही हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर क्या हो गया, स्टार्ट हुआ है। ओके, इसके जो फादर है हाबरलैंड। तो हम क्या करते हैं, मुराशी के स्कूग ने बताया था कि ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम है, इतना न्यूट्रिशन होने के बाद, इतना हार्मोन्स है, इतना सुक्रोज, इतना जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, इतना न्यूट्रिशन मीडियम होने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांटलेट को कल्चर मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। वो हम अगर का वो एक बेस सॉल्यूशन अगर सॉलिड मीडिया में होगा तो फिर अगर का यूज करते हैं सॉलिडाइजेशन के लिए, या फिर सस्पेंशन कल्चर जो लिक्विड मीडिया होता है वो, तो उसमें न्यूट्रिशन क्या क्या चाहिए है वो मुनाशी के स्कूप ने हमें ऑलरेडी बता दिए थे। ओके, देन सुटेबल टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर तो स्पीसीज के species according to species it can be vary, but it should be need in the range of the 18 to 25 degree Celsius throughout the tissue culture। इस टिश्यू कल्चर के में हमें 18 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है नया प्लांटलेट बनाने के लिए। ओके, तो भाई ये इतने इसके रिक्वायरमेंट हो गए हैं। अभी हमारा टेक्निक्स देख लेते हैं। इसके स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या होगा, पहला स्टेप्स अपना होगा आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट, आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट एंड रीजनरेशन। तो हमें एक्सप्लांट कैसे आइसोलेट करना है, एकदम से फ्री फ्रॉम पैथोजन, जिसको क्या बोलते हैं, असेप्टिक कंडीशन। तो हमें जो भी एक्सप्लांट है वो हम क्या करेंगे, सपोज हमें लीव्स एज अ यूज कैन बी एक्सप्लांट, हम लीव्स को हमें एक्सप्लांट करके लेना है। ओके, तो लीव्स को हम भी प्लांट से ला लिया, फिर क्या कर लिया, हमने अच्छे से धो लिया उसको, टैप वाटर से धो लिया, उसके बाद स्टरलाइज वाटर से धो लिया, उसके बाद डबल स्टरलाइज वाटर से धो लिया। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या कर लिया, उसको अच्छे से स्टरलाइज ब्लेड से उसको जो भी वेन्स है वो निकाल लिए हमने। सिर्फ लिप पार्ट है जिसका जो हम से उसका ले सकते हैं, उसका टिश्यू है के ऐसे कट दे दिया हमने, और ये पार्ट क्या किया, एज अ यूज एज अ एक्सप्लांट, ये पार्ट हमने एक्सप्लांट के लिए यूज कर लिया। ओके, किसके हेल्प से, ब्लेड के हेल्प से, स्टरलाइज ब्लेड के से हमने इतना पार्ट कट कर लिया जो कि पूरा स्टरलाइज है। ओके, फिर इससे क्या कर लिया, रीजनरेशन। क्यों बोलेंगे जनरेशन और रीजनरेशन, तो जनरेशन तो हो गया था, सीड ने प्लांट को बना लिया, प्लांट ने लीव्स को बना लिया, तो इसको क्या हो गया, जनरेशन हो गया था। अभी और हमें प्लांट से और प्लांट बनाना है, लीव से और प्लांट बनाना है, इसलिए हम यूज करते हैं कौन सा वर्ड, रीजनरेशन, रीजनरेशन। ओके, रीजनरेशन हम यूज करते हैं। तो रीजनरेशन हमने कर लिया किसके हेल्प से, कहाँ पे, एक सुटेबल न्यूट्रिशन मीडिया में। यानी फिर हमने क्या किया, सपोज टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने एमएस सॉल्यूशन ले लिया, एमएस मीडिया, और इसमें हमने क्या कर लिया, कल्चर कर लिया है। इसमें हमने, अगर हम इसको एक्सप्लांट करके बोलते हैं तो हमने इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लांट कल्चर कर लिया है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन के लिए हमने यूज कर लिया है। फिर हमारी सेकंड स्टेप कौन सी होगी भाई, सेकंड स्टेप हमारी होगी कैलस फॉर्मेशन। तो कैलस किसको बोलते हैं, पता है कैलस किसको बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज अ कैलस। ओके,
अनऑर्गेनाइज, अगर ऑर्गेनाइज होगी तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइज मास ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। ऑर्गेनाइज अगर हमारी फिंगर्स की टिश्यूज, हमारी हैंड की पाम की टिश्यूज एक साथ आ गई है और क्या बन गया, अपना पूरा हैंड बन गया, यानी ऑर्गन बन गया है, हैंड वाला ऑर्गन बन गया। वैसे ही इसको क्या बोलते हैं, अगर ये अनऑर्गेनाइज मास में, यानी सब इधर उधर पड़ी है, अब क्या होगा, ये जो लीव्स है, लीव्स क्या बनाएंगे, ये हमारा, ये थोड़ा ब्रॉड निकाल रही हूँ, तो ये लीव्स है ना, ऐसे 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 कैलस फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे जो कट साइड है ना, कट साइड में कैलस फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो जो जनरेट होते जाते हैं तो कैलस फॉर्मेशन होंगे, यानी अनऑर्गेनाइज मास ऑफ टिश्यू, यानी बहुत सारे टिश्यू, बहुत अनऑर्गेनाइज मास ऑफ सेल, सेल्स का अनऑर्गेनाइज मास है, अनऑर्गेनाइज मास ऑफ टिश्यू है, तो हम उसको कैलस बोलेंगे। कैलस फॉर्मेशन होगा उसी से, एक्सप्लांट से। और फिर कैलस फॉर्मेशन के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या आएगा, क्या आएगा, हमारा तीसरा स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप इज द हाँ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। कोई कोई बाईपास भी करता है इस स्टेप को, डायरेक्टली ऑर्गन फॉर्म कर लेता है। एम्ब्रियोजेनेसिस। और अगर कैलस को भी स्टेप क्या होती है, बहुत सारे प्लांट में क्या होती है, बाईपास होती है, कैलस फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फिर ये क्या हो गया, कैलस फॉर्मेशन। और ये जो होगा, ये कैलस को क्या करेंगे हम, सब कल्चरिंग करेंगे, कैलस को हम सब कल्चरिंग करेंगे, जो कि क्या फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ये जो कैलस है, सब कल्चरिंग, ओके, एंड एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ये जो रिक्वायरमेंट है, इसमें फिफ्थ रिक्वायरमेंट जो लिख लो, रह गया था सब कल्चरिंग, ओके, सब कल्चरिंग, ओके, सब कल्चरिंग यानी टू डेवलपमेंट द हेल्थी प्लांटलेट वी वांट टू सब कल्चर टाइम टू टाइम। जितना सब कल्चरिंग करेंगे, एक ही पुराने कल्चर में नहीं रखना है, हमें क्या करना है, ओल्ड कल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैलस और ऑर्गन फ्रॉम ओल्ड कल्चर मीडियम टू फ्रेश कल्चर मीडियम। फ्रेश कल्चर मीडियम में हमेशा 7 डेज या वीकली या फिर 15 डेज के बाद हमको ट्रांसपोर्ट करते रहना है, ताकि अच्छा, क्योंकि पुराना वाला न्यूट्रिएंट मीडियम, पूरा न्यूट्रिशन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया है, उसमें पैथोजन की भी चांसेस होते हैं इन्फेक्ट करने के, इसलिए हम सब कल्चरिंग करते रहते हैं। सब कल्चरिंग करेंगे या और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, इसी से क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। और फिर लास्ट स्टेप अपनी आ जाएगी ऑर्गेनोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द कैलस और डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एक्सप्लांट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस ऑल्सो। एम्ब्रियो पता है, एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो क्या है, गैमेटिक टिश्यू है, गैमेटिक। और हमें ये तो, लेकिन ये कौन सा एम्ब्रियो है भाई, ये तो सोमैटिक एम्ब्रियो, क्योंकि हमने क्या लिया था, लिफ लिया था। लिफ कौन सा पार्ट है, सोमैटिक सेल्स का पार्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसी को ही बोलेंगे सोमैटिक एम्ब्रियो, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। वही अगर हम ओवल कल्चर से ओरी कल्चर के लेंगे तो गैमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे, और वो भी टिश्यू कल्चर के थ्रू हुआ है तो हम इसको सोमैटिक कब बोलेंगे, जब हम जो एक्सप्लांट है वो सोमैटिक सेल्स का होता है, सोमैटिक टिश्यूज का होता है, तो हम क्या बोलेंगे, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इसको बोलेंगे। और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द formation of the shoot tissue or a root tissue from the embryo or directly from the callus.
कैलस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो से, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट, एक्सप्लांट से डायरेक्टली शूट या रूट फॉर्म अगर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन जनरेट होना यानी ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, इज दैट क्लियर? ये सब हमारा हो गया ओवरव्यू। और हमें क्या हो गया अभी, ये जो ये है, तो इससे रूट, ये जो कैलस था और इससे पहले तो रूट फॉर्म हो गया जो भी था, उसके बाद शूट फॉर्म हो गया। ओके, ऐसे मीडिया में ही। ओके, दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस। एक बार रूट फॉर्म हो गया, रूट अगर होता है तो राइजोजेनेसिस बोलते हैं, शूट फॉर्म होता है तो जो भी शूट फॉर्म होगा तो उसको ऑर्गेनोजेनेसिस। ओके, इसी को बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद होता है ट्रांसफर इनटू द पॉट कल्चर। पॉट कल्चर में स्टरलाइज मीडिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हार्डनिंग की प्रोसेस उसको बोलते हैं हार्डनिंग। और फिर पॉट कल्चर में, फिर ग्रीन हाउस में, और उसके बाद फील्ड में धीरे धीरे करके हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्योंकि वो तो छोटे से जब भी जन्मा है वो तो बहुत मस्त लग्जरी लाइफ में जन्मा है, उसको टेम्परेचर चाहिए था, टेम्परेचर दिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, न्यूट्रिएंट दे दिए। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्डनिंग। उस प्रोसेस को बोलते हैं दो slowly introduction of the tissue culture plantlet into the natural environment, that is called as the hardening। और इस तरह हमारा क्या होता है, टिश्यू कल्चर से हमारा पूरा होल प्लांटलेट तैयार हो जाता है। और हम इसकी जो टेक्निक्स है, तो ये जो एक्सप्लांट है, अगर अकॉर्डिंग टू एक्सप्लांट दे कैन टेक्निक कैन बी चेंज अंडर द प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके फ्रेंड्स, कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये हो गया अपना ओवरव्यू, यानी इन शॉर्ट में हो गया कि प्लांट टिश्यू कल्चर यानी क्या होता है, उसकी टेक्निक्स कौन सी अप्लाई होती है और क्यों हम उसको यूटिलाइजेशन में लाते हैं। ओके, थैंक यू।